हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और आज संडे है, 8 अगस्त 2021 का दिन है आज। और आप सभी को पहले तो मैं बता देता हूं कि कल के दिन में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है और नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक जो प्रतियोगिता थी उसके अंतर्गत गोल्ड मेडल भारत ने जीता है और 121 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। और ये भारत के एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक गर्व की बात है कि वहाँ पे हमने गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि गोल्ड मेडल के अंतर्गत ओलंपिक में जो प्राइजेज दी जाती है वो लगभग 85 लाख के समथिंग दी जाती है जिसको गोल्ड मेडल मिलता है। लेकिन उससे ज़्यादा तो हरियाणा सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ की रकम दी जाएगी जब वो अपन देश लौटेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है नीरज चोपड़ा के लिए। उन्होंने मेहनत करी और मेहनत का फल उन्हें मिला। उसी प्रकार मेहनत अगर अपन यहाँ करेंगे, यहाँ मेहनत करेंगे अपन, तो अपन को फल है वो लास्ट में ज़रूर मिलेगा। मार्च अप्रैल में जब एग्ज़ाम होगी और जुलाई में अपना रिजल्ट आएगा तब अपनी फल का जो अपनी मेहनत है उसका फल का हमें मिलेगा। फल है जो हमारा मीठा मिलेगा। ठीक है, जो मेहनत है उसका जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा मिलेगा। आगे बात समझ में। तो सभी बच्चों ने पहले कल कहा कि सर क्लासेज लगा दीजिए और हमने कहा कि देखते हैं, लेकिन फाइनली जो क्लासेज हैं अपने लगा दी हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया था क्लास तो आपकी लगेगी। लेकिन मेन बात तो ये है कि क्लास लगाने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि अपने क्या है कि बीच में एक छुट्टी कर दी थी। ठीक है, और मैंने आपसे उस टाइम कह दिया था कि अपनी जो क्लासेस हैं संडे को लग जाएंगी और आप टेंशन ना लें। अगले संडे को देखेंगे, अगले संडे को अपन ऑफ रख देंगे, आपका रिवीजन का टाइम रहना चाहिए। तो वो बीच में एक अवकाश हो गया था इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आज 8 अगस्त हो गई है और पेपर नंबर सेकंड अपन पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और उसमें अपना है लेक्चर नंबर 11। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो भैया क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं आज का, और आज का जो क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बस आपको मस्त होके उसको समझना है। ठीक है, मतलब 2022 के अंतर्गत वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको दिख सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन दिख सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक भी, कॉन्सेप्ट लायक भी। तो सभी बच्चों का ध्यान अब यहाँ पे होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है उसको नोट कर दिया है और यहाँ पे मैंने पर्सनली लिख दिया है कि 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता आ भी जाए क्या पता नहीं भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसमें काफ़ी कुछ समझने लायक चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो अपना यही है कि अपन क्वेश्चन को नोट करते हैं। भाई क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। तो क्वेश्चन कहता क्या है उसको समझो एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस में आयोटा वी है, जहाँ एफ जेड इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स क्यूब 1 प्लस का आयोटा माइनस का वाई क्यूब 1 माइनस का आयोटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जेड नॉट इज इक्वल टू 0 1 को दे रखा है। और यहाँ पे क्या रखा है आपसे कि जेड नॉट इज इक्वल टू 0 दे रखा है अपन को यहाँ से। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे क्या रखा है कि एफ ऑफ 0 बराबर 0, यानी कि 0 पर जो फंक्शन है हमारा एफ जेड उसको डिफाइंड कर रखा है, परिभाषित कर रखा है और ये अपन को दे रखा है। अपन को इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपन को जो दिया हुआ है वो अपन को यहाँ पे लिख दिया है इसने। अब यहाँ पे इसके अलावा क्या कहा गया है कि जो एफ जेड है वो हमारे पास में कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। ठीक है, और कोशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है, यानी कि 0,0 पर किसको संतुष्ट करता है, कोशी रीमान समीकरण को। और उसके अलावा क्या कह रहा है ये, फिर भी एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, यानी कि अपन को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एफ डैश, यानी कि एफ डैश जेड हमारे पास में है, इसका मूल बिंदु पर यानी कि 0 पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो ये साफ साफ कह रहा है कि उसका अस्तित्व नहीं है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन है सभी के समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, सो दैट द फंक्शन एफ जेड यू प्लस में आयोटा वी वेयर एफ जेड इज दिस is continuous and that the
सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई, यानी कि सी आर इक्वेशन को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। किस पे, एट ओरिजिन। बट येट, लेकिन यहाँ पे एफ डैश जीरो है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एफ डैश जीरो जिसका मान है वो हमारे पास में उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, अभी तक आपको जितना एक्सपीरियंस है, आपने अभी तक जितना पढ़ा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। देखो, आपने अभी तक पढ़ लिया है कि कॉन्टिन्यूस अपन को बताना। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो फंक्शन हमारे पास में है वो कॉन्टिन्यूस बताना है इसको। तो कॉन्टिन्यूस का तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, और फंडा ये है कि आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए कि हमारे पास में यदि कोई वैल्यू पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई होती है, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई होती है पी अपॉन क्यू के रूप में, तो अगर वहाँ पे अपॉन वाला जो है क्यू वाला है, अगर वो क्यू है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन मौजूद होगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर मौजूद होता है तो वो हमारे पास में कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, सतत होता है। तो ये कॉन्सेप्ट, पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको तो अपन इसके माध्यम से प्रूव कर देंगे। सेकंड जो अपना काम है कि कोशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर, यानी कि अपन को 0,0 पर जो हमें डेरिवेटिव निकालने हैं, डी यू अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी एक्स, तो ये यानी कि अपन को वो निकालने हैं और उनको आपस में बराबर करने हैं। तो ये बताओ कि यहाँ तक जो काम कर रहे हैं ना अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं, बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अपन ने ये काम पहले कर चुके हैं। अपन भाई कोशी रीमान समीकरण है, हम कई क्वेश्चनों में क्या कर चुके हैं, उसको प्रूफ कर चुके हैं, वहाँ पे उस क्वेश्चन में उसको दिखा सकते हैं, दिखा दिया है हमने, ठीक है। तो सही बात है कि नहीं है। अब उसके अलावा देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें केवल सीखने लायक जो बात है वो, हालांकि स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन जो इसमें सीखने लायक बात है वो यही है कि एफ डैश जीरो का जो अस्तित्व है यहाँ पे नहीं है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्योंकि ये 2022 में आने लायक क्वेश्चन है, अच्छा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझो इसमें कुछ दम है। तो ये क्या कह रहा है कि एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, यानी कि अपन को 0,0 पर क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स पॉइंट पे, यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको एक फिक्स पॉइंट दे रखा है। तो याद करो कल का नोट, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे केयरफुली मेरी एक एक बातों को। कल का नोट याद करो जो मैंने आपको लिखवाया था, उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये नोट अगर आपको याद है तो आपको 90% क्वेश्चनों में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पष्ट बता दिया था, यदि हमें कोई पॉइंट दे रखा होता है तो अगर पॉइंट की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमें पाथ का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे हमने अंडर मॉडुलस एक्स वाई में किया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी अपन को पाथ का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डोमेन में हमें क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, हमें क्या दे दिया, एफ डैश जीरो, यानी कि वो जीरो पर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक एक चीज़ को सीखना है। अभी तो मैंने केवल आपको समरी बताई है कि इस क्वेश्चन में अपन को ये करना है, इस क्वेश्चन में अपन को ये करना है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो फंक्शन है उसको अपन कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, ठीक है, सतत प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड काम जो अपना है उसको कोशी रीमान जो अपनी इक्वेशन है उस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। फिर उसके बाद में जो तीसरा काम है वो तीसरा काम है एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं, ये प्रूफ करना है अपन को। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, 4 में से 4 नंबर आपको दिला सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने इसको ढंग से अच्छे तरीके से किया और समझा ध्यान से तो, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बताइए, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक प्रकार से और आता है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक प्रकार से और आता है। कैसे? देखो कि हमारे पास में एफ जेड है और इज इक्वल टू ये का ये फंक्शन आपको दे देगा सेम एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ सेम फंक्शन दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा जेड नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो और ज़ीरो कोमा जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको देखते हुए ध्यान से सुनना, ये अपने क्या लिख दिया अपन ने, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जेड नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो जो दिया हुआ है अपन को, और एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो, तो मैंने क्या लिख दिया है, जीरो कोमा जेड इज इक्वल टू जीरो। भी ऐसा भी ये क्वेश्चन आप कहीं पे देख सकते हो, कोई सी भी बुक्स होगी या फिर पिछले साल के कोई क्वेश्चन होगा उसके अंतर्गत भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अब ऐसा देखने को मिल जाए तो कई बच्चे घबरा जाते हैं और वो कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन तो आपने नहीं करवाया है। तो बस यही तो बीएससी वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं
कि वो समझने में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं और फिर कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस था, आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया है। तो आपका जो माइंड है उसको थोड़ा सा डेवलप आप करो, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे एफ ऑफ 0 बराबर 0 दे रखा है, यानी कि 0 पर फंक्शन आपको डिफाइन कर रखा है, और यहाँ पे भी वही लिख रखा है कि 0 पे z बराबर 0 है, यानी कि हमारा जो 0 पे फंक्शन है वो हमारा कैसा है, 0 है, आपको दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज कर दोगे, ठीक है, नेग्लिजिबल कर दोगे, तो फिर भैया आपका काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से अपना पूरा क्वेश्चन है वो बनकर तैयार होता है। तो अब सभी बच्चे चलेंगे इसमें, इस क्वेश्चन का देखो आज दिन आया है, इसको प्रॉपर टाइम देंगे, क्योंकि ये अपन को 4 नंबर दिलवा सकता है। तो इसलिए अपन को ज़्यादा जल्दी नहीं है, अपन को केवल और केवल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यही अपना आज का काम है। ठीक है, तो चले अब चलते हैं सभी बच्चे। सब मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन है वो पूरा समझ में आ गया होगा अल्टीमेट तरीके से, मतलब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको दिमाग में आ गया होगा। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये है, अगर आपने पहले की जो क्लासेज हैं वो ध्यान से ली हैं और ढंग से समझा है, तो बस आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चले अब चलते हैं और इसका आंसर उसको स्टार्ट कर देते हैं अपन। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन सबसे पहले प्रूफ, और सबसे पहले लिखते हैं अपन यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया गया है, तो दिया क्या गया है, हमें ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को पूरा एकदम अल्टीमेट तरीके से। देखो दिया गया फलन, दिया गया फलन यानी कि गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या है, एफ जेड है हमारे पास में, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब 1 प्लस में आयोटा, ठीक है, माइनस का वाई क्यूब 1 माइनस का आयोटा, अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, जेड है और नोट इज इक्वल टू 0 है हमारे पास में, और एफ ऑफ 0 बराबर 0, यानी कि 0 पर हमें फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और जेड नॉट इज इक्वल टू हमें 0 दे रखा है। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, अब जैसे धीरे धीरे क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आपका दिमाग है थोड़ा डेवलप आपको करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपका दिमाग डेवलप होगा तो फिर आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब ये करना है कि आपको इस क्वेश्चन में कि जो रियल पार्ट है उसको आपको अलग करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपको अलग करना है। अब कई बच्चों का ये कॉमन सवाल रहता है, ठीक है, बीएससी की बात करते हैं कहीं पे भी, कि सर किसी भी क्वेश्चन को अपन करते हैं तो अपन को अगला स्टेप के बारे में कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे अपन को यहाँ पे जो अपना रियल पार्ट है उसको थोड़ा अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक फालतू का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा तो हमें कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे कि सर इसमें अपन को इसको अलग करना पड़ेगा, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, और फिर उसके बाद में इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब एक्सपीरियंस की बात होती है, और क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो वही बात है भाई, किसी भी आप ऊंची चट्टान पर चढ़ाई करते हो, ठीक है, तो पहले तो आपका सवाल ये रहता है कि सर इसमें कैसे चढ़ा जाएगा, ठीक है, फिर कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे। लेकिन कई लोगों ने वो काम कर लिया है, उनसे पूछोगे तो सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस सबसे पहले आपको मतलब सीढ़ियों के द्वारा या फिर रस्सी के द्वारा आपको चढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसी के द्वारा उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बातें हैं, अगर आप उस चीज़ तक नहीं पहुँचोगे, तह तक नहीं जाओगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है और एक्सपीरियंस भी साथ साथ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि जो हमारा एफ जेड होता है वो क्या होता है बताओ, u प्लस में आयोटा v होता है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ से देखो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में है, प्लस में आयोटा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो मैंने ऐसे कर दिया, देखो एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब, अपोन में कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और हमारे पास में आयोटा है, इन दोनों में आता भाई, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, तो मैंने क्या करा, आयोटा को पहले ही बाहर ले लिया कॉमन, और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, अपोन में फिर हमारे पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में। तो ये जो मैंने अलग किया है वो सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है इसमें।
ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो u x कोमा वाई का जो मान है आपके सामने है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और इसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं वी एक्स कोमा वाई की, तो ये हमारे पास में कितना है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो आपको जीरो पे डिफाइंड किया हुआ है। अगर बात करते हैं कंडीशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल कंडीशन आपको दी हुई है कि हमारे पास में एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो दे रखा है आपको यहाँ पे। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो दे रखा है तो इस कंडीशन में फिर हमारे पास में क्या स्थिति बनती है, इस कंडीशन में स्थिति बनती है कि u यानी कि x, या भाई एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो का मान क्या हुआ कि हमारे पास में x और y जीरो कोमा जीरो होंगे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और v जीरो कोमा जीरो है तो ये भी हमारे पास में जीरो वैल्यू हो जाएगी। आगे ये बात समझ में, ठीक है। तो हमारे पास में ये वैल्यू होती है, इसको आप लिख लीजिए एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस में आयोटा v होता है। लेकिन ये कंडीशन है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये कंडीशन है और एक एक पॉइंट को समझना। ये कंडीशन दी हुई है अपन को, यानी कि अपन को ये स्थिति दी हुई है कि हमारे पास में एफ ऑफ जीरो अगर होगा तो u और v दोनों का मान जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब x और y का मान ही जीरो हो जाएगा, यानी कि अपन ओरिजिन की बात कर रहे हैं भाई, मूल बिंदु की बात कर रहे हैं। तो मूल बिंदु पे तो आप सभी को पता है कि x और y दोनों का मान जीरो होता है, तो यहाँ पे u और v के दोनों का मान जीरो हो जाएगा। लेकिन पहला काम करते हैं अपन, सबसे पहला काम, यानी कि अपना यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट जो अपना काम है वो अपना क्या था कि जो फंक्शन एफ जेड है उसको अपन को सतत बताना था, कंटिन्यूस बताना था। तो वो कैसे बताएंगे, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था अभी, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया था। तो क्या बताया था कि हमारे पास में जो एफ जेड है उसको ध्यान से देखो एक बार, आप एफ जेड है उसको ध्यान से देखो कि ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जेड है और नॉट इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि यहाँ पे जेड है नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन एक कंडीशन साइड में दी हुई है, एफ बराबर जीरो पर बराबर जीरो होगा, लेकिन उसके अलावा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आराम से लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस सतत के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सतत के लिए या फिर कॉन्टिन्यूस के लिए। कॉन्टिन्यूस के लिए बात करते हैं तो आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी जो आपको नोट्स में सहायता से, मतलब नोट्स की सहायता से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको नॉर्मली कि आपको ये जो कंटिन्यूस है वो कैसे प्रूव करना है और कैसे बताना है। तो यहाँ पे ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो हमारे पास जो एफ जेड है, एफ जेड है ये कैसा है हमारे पास में, u अपॉन वी के रूप में है या नहीं है, मतलब ये अपने कह सकते हो आप अंश बटा हर के रूप में है या नहीं है, ठीक है, अंश बटा हर के रूप में है। भाई यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो एफ जेड है हमारे पास में वो अंश बटा हर के रूप में है या नहीं है, मतलब ये हमारे पास में कैसा है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और आप सभी ने यहाँ पे नोट भी किया है कि z है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, कब तक, जब तक हम f बराबर जीरो की बात नहीं करते हैं। सही बात है कि नहीं है, ये तो अपन को एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन अपन को यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है कि z है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे z नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा तो अपन आराम से कह सकते हैं कि हर का जो मान है वो हमारे पास में कैसा है, जो हमारे पास में अंश बटा हर है, हर का जो मान है हमारे पास में वो कैसा है, नॉट जीरो है, यानी कि हमारे पास में नॉट इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि हमारे पास में शून्य नहीं है। अगर ये शून्य नहीं है तो अपन यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमारे पास में एफ जेड होगा वो कैसा होगा, सतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसा होगा, सतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने 11th-12th में पढ़ी हुई होगी कि ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि हमारे पास में कोई फंक्शन है, अगर वो हंस बटा हर के रूप में लिखा होता है और हर हमारे पास में है, ठीक है, अगर वो हमारे पास में जीरो नहीं है तो वो फंक्शन हमारे पास में जो एफ जेड है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लैंग्वेज है, नोट्स के माध्यम से मैंने लिखाई हुई है कि u एवं v, जो हमारे पास में u और v हैं, ठीक है, वो चर x और y चर हैं, x y चरों के परिमेय फलन है एवं हर हमारे पास में है वो अशून्य है। अतः u एवं v क्या होंगे, सतत होंगे। अब दिया गया जो फलन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा।
इंग्लिश मीडियम की बात करें, यू एंड वी आर रेशनल, ठीक है। यू और वी आर रेशनल फंक्शन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, हैंस यू एंड वी आर कंटिन्यूस, हैंस गिवन फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे इतना काम हो चुका है, यानी कि पहला जो काम था अपना स्टेप नंबर फर्स्ट का कि आपको फंक्शन को सतत बताना था, कंटिन्यूस बताना था, तो वो आपने बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि अब इसके बाद में अगर कोई भी आपसे पूछता है, कोई भी बच्चा आपसे पूछता है या कोई टीचर आपसे पूछता है, तो आप उसका बिना सोचे समझे आंसर दे सकते हो। मतलब सोचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि इसमें क्या किया जाए। सही है कि नहीं है? ठीक है, आप चलें। अब दूसरा काम अपना क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि जो फंक्शन एफ जेड हमें दे रखा है उसको अपन क्या करना है, उसको अपन को सी आर इक्वेशन, उसमें जो सी आर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो सी आर इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कराएंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से अब देखेंगे और समझेंगे एक बार। तो अब अपना जो काम है वो ये है कि अब फंक्शन को अपन क्या करेंगे, इसमें सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। लेकिन अब अपन क्या करना पड़ेगी, यहाँ पे कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी जो हमें दे रखी है। हमें कंडीशन दे रखी है मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर एट ओरिजिन, एट ओरिजिन मूल बिंदु पर आपको दे रखा है कि मूल बिंदु पे आपको चेक करना है। तो मूल बिंदु पे अपन चेक करेंगे कि ये सी आर समीकरण को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो चेक करें भाई, चेक करते हैं फटाफट। तो अब मुझे आप बताएंगे यहाँ पे कि हमारे पास में जो अपना आंशिक अवकलन की बात करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करता हूँ, देखो डी यू अपॉन में डी एक्स की बात करता हूँ, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है हमारे पास में। ठीक है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस का यू एक्स कोमा वाई अपॉन में क्या आता है हमारे पास में, वही डेल्टा एक्स। अगर इसी प्रकार मैं वाई की बात करता हूँ तो यहीं पे अगर मैं इसी प्रकार यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वाई की बात करता हूँ तो यहाँ पे आता है हमारे पास में लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो है यू एक्स कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई और माइनस का यू एक्स कोमा वाई अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में डेल्टा वाई। इसी प्रकार v के लिए बात करेंगे तो v के लिए भी सेम टू सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे v आ जाएगा और ये काम पूरा सेम रहेगा। क्या ये बात आपको पता है? भाई ये बात आपको पता है क्योंकि मैंने आपको लिखवा दी थी। ये फॉर्मूला है अपने पास, पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है, आंशिक अवकलन का। अब क्योंकि आप सभी को इतना तो फिर पता होना ज़रूरी भी है और आपका दिमाग इतना तो काम करना ही चाहिए कि अपन को सी आर इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि कोशी रीमान समीकरण अपन को आप संतुष्ट करवानी है। तो आपको डेल यू अपॉन में डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता पड़ेगी तो साफ से पता है कि आपको यहाँ पे इसी फॉर्मूले के द्वारा डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा फिर कहाँ से लेके आओगे बताओ आप। भाई डेल यू अपॉन डेल एक्स अपन को चाहिए तो कहाँ से लेके आओगे, यहीं से लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, यानी कि 0,0 की बात कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है भाई? 0,0 की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक फर्स्ट कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन में डेल एक्स मैंने लगा दी। अब बताओ यहाँ पे सबको जीरो है, एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, तो बताओ इसमें बचेगा क्या? इसमें केवल और केवल आप खुद दिमाग लगा लो, यहाँ पे खुद दिमाग लगा लो आप कि इसमें केवल और केवल बचेगा, देखो एक्स जीरो है, वाई जीरो है, एक्स जीरो है, वाई जीरो है, ठीक है। तो हमारे पास में सिंपल और सिंपल जो बचेगा वो बचेगा यू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, और हमारे पास में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो बताओ ये बात सही है कि नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है या नहीं है? आप चेक करो कि हमारे पास में अगर अपन मूल बिंदु की बात करते हैं तो x का मान भी जीरो होगा और y का मान भी जीरो होगा, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास में 0 पर 0 ही मान दे रखा है अपन को, तो सबको 0 है हमारे पास में। तो बचा क्या? केवल और केवल डेल्टा x बचेगा और अपॉन में डेल्टा x है,
ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो इतना क्या सही है अपना, इतना बिल्कुल सही है या नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक बात भी है भी नहीं। इसी प्रकार में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वाई निकालते हैं, तो वही लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 है हमारे पास में। तो यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी y 0 है, x 0 है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिंपल u डेल्टा y अपॉन में डेल्टा y बचेगा, और वही हमारे पास में डेल्टा y अपॉन में डेल्टा y कैंसिल, और हमारे पास में 1 आ जाएगा। यानी कि डेल्टा u अपॉन डेल्टा x और डेल्टा u अपॉन डेल्टा y का जो मान है वो क्रमशः हमारे पास में क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा। बदलाव ऐसे होगा कि यहाँ पे नेगेटिव का बदलाव होगा। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चिन्ह का बदलाव अपने पास यहाँ पे होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। माइनस में क्यों आएगी, देखो अब बताता हूँ मैं। मुझे लगता था कि उसका अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आवश्यकता पड़ी गई, क्योंकि आपको माइनस का जो चिन्ह है वो वैल्यू आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आपके पास में यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी थी, बताओ भाई। हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर थी, और हमारे पास में जो वी एक्स कोमा वाई थी उसकी वैल्यू है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस इसलिए आया है, आप यहाँ पे माइनस को लगा भी दीजिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट की बात करते हैं अपन, डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, देखो आप खुद देखो। हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखो आप खुद देखो कि हमारे पास में सब वैल्यू 0 है, और अपन डेल्टा एक्स की बात करते हैं तो हमारे पास में आप यहाँ पे देखो एक्स है हमारे पास में, इसका कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है। आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो। उसके बाद में जब अपन यहाँ पे वाई को पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में देखो यहाँ पे क्या आएगा, वाई की जगह बात करते हैं तो अपन वाई प्लस में डेल्टा वाई, तो यहाँ पे डेल्टा वाई है वो कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो इस चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी और तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक चीज़ है भी नहीं। ठीक है, तो ये नेगेटिव चिन्ह आ गया अपने पास में। इसी के साथ अपन बात करते हैं, यहाँ पे साइड में देखो आप, अगर मैं इसी के साथ में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स की बात करता हूँ तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ बचेगा क्या हमारे पास में, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, और वही हमारे पास में u डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही डेल्टा एक्स हमारे पास में डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा वाई, अब यहाँ पे वही लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 है हमारे पास में, u डेल्टा वाई बच गया हमारे पास में, डेल्टा वाई है। अब यहाँ पे वही डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई कैंसिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप वी एक्स वाई फंक्शन को देखो, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू को देखो, वैल्यू देख लो आप कि हमारे पास में देखो डेल यू अपॉन में डेल एक्स है, वो हमारे पास में डेल वी अपॉन में डेल वाई के बराबर है या नहीं है, आप चेक करो, देख लो, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में डेल वी अपॉन में डेल एक्स है, वो हमारे पास में देखो यहाँ पे नेगेटिव, भाई हमारे पास में डेल यू अपॉन में कहाँ है भाई, डेल यू अपॉन में डेल एक्स है, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स है, आप यहाँ पे नेगेटिव कर लो। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, डेल यू अपॉन में डेल वाई के। क्या यही वैल्यू थी क्या सी आर इक्वेशन में, सी आर इक्वेशन में हमें यही प्रूफ करना होता है या नहीं करना होता है, आप सभी मुझे बताएंगे, क्योंकि अपन ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि आपको सी आर इक्वेशन के बारे में, ठीक है, और हमारे पास में हार्मोनिक फंक्शन के बारे में और विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन के बारे में आपको चीज़ें हैं वो रट जानी चाहिए, बिल्कुल आपको चीज़ें हैं वो बिल्कुल रट जानी चाहिए अभी तक। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, अतः हैंस अपन क्या लिख सकते हैं, हैंस से सी आर समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सी आर समीकरण को संतुष्ट करता है। कौन करता है, फंक्शन एफ जेड, जो फलन एफ जेड है हमारा, जो फंक्शन एफ जेड है उसके अंतर्गत अपन ने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दी है। तो अभी तक अपन ने जैसा मतलब क्वेश्चन ने जैसा कहा है अपन से वैसा अपन ने किया है। सबसे पहले क्वेश्चन ने ये कहा कि फंक्शन एफ जेड है वो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस हमने प्रूव कर दिया। सेकंड उसने कहा कि जो क्वेश्चन है अपना फंक्शन एफ जेड है वो कैसा है, हमारा
सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दी है। थर्ड जो काम है भाई, तीसरा जो काम है सबसे बढ़िया काम है, सबसे अच्छा काम है, और वो ये है कि आपको फंक्शन जो एफ जेड हमें दे रखा है वो एफ डैश जीरो पर, यानी कि जीरो मूल बिंदु पर वो कैसा है, हमारा अवकलनीय नहीं है। कैसा है, वो अवकलन नहीं है, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और उसी को ध्यान से सीखना है, समझना है। और जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा अपन यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब आपका देखो, मैं आपसे हर एक बार बोलता रहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का दिन आता है, तो आज इस क्वेश्चन का दिन है। अब आज इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लो, क्योंकि आज के बाद में इससे ज़्यादा टाइम अपन इस क्वेश्चन को नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन ही आता है एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपने उस टाइम पे उसको ध्यान से नहीं समझा, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो साथ के साथ समझ लो क्वेश्चनों को। अब यहाँ पे चले आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं एफ डैश जीरो है, उसका जीरो पर अस्तित्व क्यों नहीं है, चेक करते हैं। आ जाओ, चलो भाई चलो चेक करते हैं, फटाफट से चेक करते हैं। हाँ भाई, सभी बच्चों का ध्यान अब यहाँ पे बिल्कुल नोटबुक पर होना चाहिए कि अब अपना जो तीसरा पॉइंट है, सबसे बढ़िया पॉइंट है तीसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे बढ़िया पॉइंट है कि अब हमें जो एफ डैश फंक्शन है उसको क्या करना है, जीरो पर हमें अस्तित्व नहीं है, यानी कि उसको अवकलनीय प्रूफ करना है। तो अवकलनीय को ऐसा प्रूफ करना है कि वो अवकलनीय नहीं है, यानी कि उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक डाउट क्लियर करो भैया। सबसे पहले तो हमें एक डाउट क्लियर करना है कि हमें एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो, यानी कि एफ ऑफ जीरो पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपके दिमाग में जब ये लिखा हुआ आ जाए तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, और वो ये चलनी चाहिए कि सर हमें, आपने कल दो बातें बताई थी, दो बातों का मैंने कल जिक्र किया था एक नोट के माध्यम से, और मैंने कहा था ये नोट अगर आपको ढंग से याद हो गया तो फिर ये मान लीजिए आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। और नोट मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे विश्लेषिक फलन के बारे में बात करता है या फिर अवकलन की बात करता है, दोनों बात बराबर है। कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में विश्लेषक की बात की जाए, एनालिटिक फंक्शन की बात की जाए, या फिर किसी फंक्शन को अवकलनीय या डिफरेंशियल प्रूफ कराए, बात बराबर है एकदम। ठीक है, अब मैंने कहा आपसे कि यदि किसी क्वेश्चन के अंतर्गत पॉइंट हमें दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z बराबर हमें क्या करना है, जीरो पर ही बात करनी है। मतलब हमें क्या करना है, मूल बिंदु पर भी बात करनी है, z बराबर जीरो की ही बात करनी है। तो अब आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि सर अगर पॉइंट दे रखा होता है तो हमें फर्स्ट कंडीशन का यूज करना पड़ता है, और इस कंडीशन में हमें पाथ का सिलेक्शन करना पड़ता है, पथ का निर्धारण करना पड़ता है। जैसे y बराबर mx हमने किया था, तो वही पाथ का सिलेक्शन अपन को करना पड़ेगा। ये डाउट है आपके दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब ये काम हो गया। अब उसके बाद में सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है ना, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई। सेकंड तो काम ही अलग है कि इसमें आपको पॉइंट ना देकर डोमेन की बात करता है। ठीक है, डोमेन की बात करता है, तो फिर यहाँ पे अपन को दो काम करने पड़ते हैं। पहला तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है। ठीक है, दूसरा अपन को यहाँ पे करना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपन को हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करना होता है। सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपन ने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, समझो इस बात को, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन ने, अब जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन हमें स्पेशली बोल रहा है, हमें विशेष तौर पर बोल रहा है कि आप इसमें सी आर समीकरण निकालो, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे एफ डैश जीरो पर यहाँ पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करो, अवकलनीयता को चेक करो। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन विशेष तौर पर पूछे तो जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे सिंपली नॉर्मल पूछता कि जो फंक्शन हमारे पास में एफ जेड है, ठीक है, उसको आप वो चेक करो, अवकलनीय चेक करो, या फिर एनालिटिक के विश्लेषक बताओ, तो फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, सिंपल आप हार्मोनिक निकाल लेते उसका। यहाँ पे अपन को एफ डैश जीरो निकालने की क्या जरूरत पड़ती बताओ, सिंपल हार्मोनिक की बात करते, और वहाँ पे हमें डी यू अपन डी मतलब डबल डेरिवेटिव निकाल के अगर बराबर जीरो के है, हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फलन है, उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हमारे पास में वो क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई इसने कर दिया है। लेकिन अपना जो उसने कह दिया, स्पेशल कहा हुआ है इसने कि आपको केवल जीरो पे ही निकालना है। तो अब
सारे जो डाउट हैं आपके क्लियर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलें अब यहाँ पे चलते हैं। देखो एफ डैश हमारे पास में क्या है, जेड। अब यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला हमारे पास में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट होता है एफ जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन में बात करते हैं जेड माइनस का जेड नॉट, और जेड टेंस टू जेड नॉट। आप सभी को पता है कि हमें हमारे पास जो पॉइंट जेड नॉट है, किसी डोमेन की बात कर रहे हैं, किसी डोमेन में हमें पॉइंट दे रखा है जेड नॉट और उसका मान कितना दे रखा है, हमें 0 दे रखा है। ठीक है, तो साफ सी बात है, वैल्यू को निकाल दो फटाफट पुट करके। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू लिखेंगे। देखो हमारे पास क्या वैल्यू है, एफ डैश 0 है इज इक्वल टू, लिमिट हमारे पास में है, ठीक है, जेड टेंस टू हमारे पास में 0 है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या जाएगा, एफ जेड माइनस का एफ ऑफ 0 है, अपॉन में हमारे पास में जेड माइनस का 0 है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, एफ जेड की वैल्यू है वो क्या है, तो एफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ जेड की वैल्यू है वो यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में लिखी थी, तो याद करो। तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू लिखी थी, आपको याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भैया, एक्स क्यूब 1 प्लस में हमारे पास में क्या है, आयोटा और माइनस का वाई क्यूब 1 माइनस का आयोटा, यही थी वैल्यू, यही वैल्यू थी, याद करो। और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर थी। तो यही वैल्यू एफ जेड की थी या नहीं थी, वैसे आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अपन ने 2-3 बार इसको यूज ले लिया। ठीक है, और माइनस का एफ ऑफ 0 है, तो एफ ऑफ 0 का मान तो 0 हो गया, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अपोन में भी तो वैल्यू है या नहीं है, बताओ। अपोन में जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे, जेड बराबर क्या होता है भैया, एक्स प्लस में आयोटा वाई होता है या नहीं होता है, बिल्कुल सर होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो एक्स प्लस में यहाँ पे आयोटा वाई हो गया। ठीक है, इतना हो गया। चलें अब यहाँ पे देखो फटाफट ध्यान से, एफ डैश 0 है हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट को चेंज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कि जितने भी फंक्शन हैं वो अपन ने यहाँ पे एफ जेड फंक्शन की वैल्यू रखी तो एक्स और वाई के रूप में है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जेड की जगह यहाँ पे अपन एक्स टेंस टू 0 करेंगे और वाई टेंस टू 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास में आप देख लो कि एक्स क्यूब है हमारे पास में, एक्स क्यूब और 1 प्लस में आयोटा माइनस का वाई क्यूब 1 माइनस का आयोटा है, अपोन में क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 अपोन करके एक्स प्लस में आयोटा वाई को लिख दूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया। अब क्या करें, अब तो भैया एक ही काम करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे पथ का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नोट में बार बार कहा है, आप सभी से बार बार कहा है, तो उस काम का अपन अनुसरण करते हैं, पथ का सिलेक्शन करते हैं, पथ का मान। अब यहाँ पे पथ का मान क्या लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स लेंगे भैया। अब चेक करते हैं, एक बार देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो y बराबर एम एक्स हमने जब पाथ लिया तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एफ डैश 0 बराबर लिया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे आप पे क्या रख दो, जहाँ पे y है वहाँ पे आपको एम एक्स रखना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब 1 प्लस का आयोटा हमारे पास में ऐसे कैसे, माइनस का एम क्यूब और एक्स क्यूब हमारे पास में 1 माइनस का आयोटा आ जाएगा, अपोन में ध्यान समझना, और वही एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में वही 1 अपॉन में हमारे पास में एक्स प्लस में आयोटा एम एक्स है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक एक्स और एक एक्स, यानी कि आप ऊपर से आप यहाँ पे एक्स क्यूब बाहर कॉमन लोगे और नीचे से भी अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है बाहर लोगे तो ये जितने भी एक्स हैं हमारे पास में वो कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, यानी कि एक्स इसमें से समाप्त हो जाएगा, एक्स इसमें से क्या हो जाएगा, समाप्त यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्स समाप्त हो गया और मैं बात करता हूँ वाई बराबर एम एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे गलती मत करना, क्या वाई बराबर 0 भी आप लिखो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना y का टर्म तो गायब हो गया, और y का टर्म ही गायब हो गया तो y टेंस टू 0 लिखने की क्या आवश्यकता है बताओ, तो सिंपल x टेंस टू 0 ही आप यहाँ पे लिखना। तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या बच गई बताओ, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बच गई, हमारे पास में जो वैल्यू बची है, हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो बची है हमारे पास, चलो इसको यही लिख देते हैं और इसको अपन अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू बच गई हमारे पास में वो बच गई लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस में आयोटा माइनस का एम क्यूब है और 1 माइनस का आयोटा है, अपोन में हमारे पास में क्या बच गया, एम स्क्वायर बच गया, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में आयोटा एम बच गया। अब मुझे आप बताओ भाई एफ डैश 0 का मान हमने यहाँ पे
डिफरेंशिएबिलिटी का जो हमें फॉर्मूला था उससे हमने निकाला। और यहाँ पे आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो कि वैल्यू जो कि निकल के आई है एफ डैश जीरो पे, वो क्या निकल के आई है, आप खुद देख लो कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो ये निकल के आई है। अब बताओ इस वैल्यू को आप देख सकते हो, और यहाँ पे अपन ने इसकी लिमिट है उसको फाइंड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप m का मान देख लो, क्योंकि जो हमारी एफ डैश जीरो है उसका मान है वो m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। m का मान चेंज होगा, ढाल का मान चेंज होगा, तो वैसे वैसे हमारे पास में एफ डैश जीरो का मान भी चेंज होगा। अब एफ डैश जीरो का मान चेंज होगा यानी कि एग्जिस्ट नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो फिर इसका अस्तित्व नहीं है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि एफ डैश जीरो है, उसका जो मान है वो उसका है वो अस्तित्व नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यही प्रूफ करना था हमें। तो सभी बच्चे बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आया या नहीं आया, क्योंकि मैंने जितना हो सकता है उतनी कोशिश से आपको इस क्वेश्चन को समझाया। मैंने देखो इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि आपके माइंड ने अगर कैच किया होगा तो इस क्वेश्चन को 3 टाइप से कैच कर लिया होगा। भाई पहला टाइप तो अपने इसको सतत प्रूफ कर दिया, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में दूसरा इसमें हमने CR समीकरण को सेटिस्फाई कराया। तीसरा हमने एफ डैश जीरो पर क्या बताया, इसको अस्तित्व इसका नहीं है वो बताया। तो तीनों तरीकों को मैंने बताया और एक एक का मैंने खोल के बढ़िया तरीके से एकदम शानदार रीजन कारण मैंने आपको बताए। तो मेरे हिसाब से कहीं पे किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन अपन करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन अपन करेंगे तो वही बात है, फिर अपना वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और इसमें फिर मेरे को थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा। और रफ्तार तेज़ करने का मतलब अपना नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम खूब है। एक एक क्वेश्चन भी अगर डेली करेंगे ना अपन, अपना सिलेबस आराम से हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा लेंगे अगर अपन जैसे ज़रूरत पड़ेगी, मान लो थोड़ा बहुत मतलब आज से 10 दिन 15 दिन बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन डेली की क्लासेस है वो 1.5 घंटे कर देंगे, उसमें क्या है, अपने ही हाथ में है वो। तो अभी तो आप मस्त रहो, बस आप पढ़ते रहो जितना अपन कराते हैं। भाई क्वेश्चंस की मतलब आप बोलोगे सर क्वेश्चन ज़्यादा कराओ, तो क्वेश्चन ज़्यादा कराने से क्या मतलब है बताओ। अपन फालतू के बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है छांट के अपन लेके आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को करो भाई, क्योंकि 4 में से 4 नंबर तो आपको वही दिलाएंगे, ठीक है। फालतू क्वेश्चन करने से क्या मतलब है भाई। वो बात अलग है कि बाद में अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं, बाद में अपने पास टाइम बचा है बढ़िया, तो अपन आराम से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अपन करवा देंगे, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। लेकिन वैसे जहाँ तक आप देखोगे ना, तो बुक्स उठा के देख लीजिए, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे मैंने करवाए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कचरा जो आपसे हो सकता है ना, वही आप हमने सवाल छोड़ा है बुक में से भी, वैसे कोई भी सवाल हमने स्किप नहीं किया, कोई सा भी इंपॉर्टेंट सवाल, और कोई सी भी थ्योरम भी नहीं छोड़ी हमने। तो आप चेक कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि आज संडे हो गया, तो जितने भी क्लासेज हैं अपनी वही रेगुलर चलेंगे। 8 बजे 9 बजे केमिस्ट्री की है, 10 बजे फिजिक्स की होगी। तो आप क्या करो भैया कि आज ही क्लास लगेगी अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, बस फ्री में। और कल से तो सभी दोस्तों को बता दीजिए कि कल से तो आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली रेगुलर डेली, तो भैया फिर उनको तो सोमवार को फ़ीस जमा करवानी ही पड़ेगी। और जिन्होंने फ़ीस जमा करवा दी है, ठीक है, वही बच्चे अब यहाँ पे क्लास ले पाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले सर अगर नहीं भी बताएं इस बात को तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको इस बात बता दी है। और वैसे केमिस्ट्री वाले सर अगर नहीं भूल जाते हैं तो फिर वापस से मैं फिजिक्स की जो क्लास होगी उसमें स्टार्टिंग में ही मैं बता दूंगा कि कल से जो क्लासेज हैं, यानी कि सोमवार से मंडे से, आज संडे हो गया तो कल मंडे है, मंडे से अपनी जो क्लासेज हैं वो आपकी प्राइवेटली चलेंगी, ठीक है। और देखते हैं कि भाई जो बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं वो सभी फीस जमा करवा दीजिए, क्योंकि अभी की डेमो जो क्लास है वो काफ़ी हो चुकी है, 7-8 डेमो क्लासें वो काफ़ी होती हैं। तो इतनी क्लासेस में आपको पता चल गया होगा कि क्या मैटर है, क्या पढ़ाते हैं, हमको यहाँ से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो फिर आपके ऊपर है, ठीक है। और आपको पता चल गया होगा तो आप ये डिसीजन ले सकते हो। और आप आज शाम तक ही फीस जमा करवा दीजिए फटाफट, जो जिनको भी पढ़ना है। और सभी यार, सभी से निवेदन है मेरा कि अभी तक सभी जो बच्चे हैं अपने साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों ने अपने कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को बताया नहीं है अभी। क्योंकि अगर आप एक जना भी अगर आप अपने 2-3-4 फ्रेंड्स को बताते हो और उनको ये विश्वास दिलाते हो कि वास्तव में काफ़ी अच्छा चैनल है और विश्वास के लिए है और काफ़ी अच्छा मैटर भी देते हैं, तो फिर आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उनको ये इम्पोर्टेंस समझाओ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बार बार चीज़ें, कि अभी जो बच्चे सेकेंड ईयर की तैयारी में लगे हुए हैं उनको थोड़ा जगाओ और उनसे कहो कि चलो सही है, आपकी बात सही है कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अगर होती है तो हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए थर्ड लहर आती है और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती हैं, तो फिर भैया
जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थर्ड ईयर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा संकट का काम पैदा हो जाएगा, क्योंकि बाद में जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाएगा तो फिर हम तो यहाँ पे 1.5 से 2 पेपर कर चुके होंगे, लेकिन वो फिर स्टार्ट करेंगे जीरो से। ठीक है, बाद में फिर उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और बाद में सब्सक्रिप्शन लेके वो पूरा कोर्स कवर करेंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी से अगर आप थोड़ा कोर्स है वो करोगे, ठीक है, कंट्रोल में तो आ जाएगा, नहीं तो बीएससी है, बीए नहीं है। ठीक है, तो मेरी बातों को आपको बढ़िया समझ में आ ही गया होगा, तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका अनुसरण करो। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास ज़रूर लेना है आप सभी को, और मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं। और वैसे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाता है यूट्यूब की तरफ से। अगर देखो ना आप डेली, तो आपको आधे घंटे से पहले अपने यहाँ पे और 1 मिनट से पहले 2 नोटिफिकेशन आपके पास में आते हैं क्लासेस के लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।